तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में एक हट करके मैंने वैज्ञानिक कारण लाए हैं। जैसा कि आप सभी इस प्रश्न को बहुत कम लोग इधर ध्यान दिए होंगे और बहुत कम लोग जानते भी होंगे। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि इधर बहुत कम लोग उस बिंदु पर ध्यान देते हैं जहां मैं आप लोग को आज के प्रश्न के माध्यम से, आज के इसे वैज्ञानिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण के माध्यम से जो आप सबों का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का वैज्ञानिक कारण क्या है। आप सभी देखेंगे कि यह इस तरह का प्रश्न आप लोग को बहुत कम दिमाग में आया होगा या आप लोग को मिलता है। जैसे ये मिलेगा वायुमंडल में, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो रही है, या ऑक्सीजन की मात्रा के अतिरिक्त जो और गैसें हैं उसकी मात्रा बढ़ने के कारण जो वायु प्रदूषित हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कहीं ना कहीं उस अनुपात में नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका कहाँ इसमें एक दिक्कत है। तो इसको आज मैं इस वैज्ञानिक कारण को आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ और इस विस्तार से हम बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है। तो जैसे जीवनदायिनी गैस हम सभी जीवों के है जो कि स्थल पर रहते हैं, तो हम सबों के लिए अगर जीवनदायिनी गैस है तो उसी तरह से जलीय जीवों के लिए भी यह जीवनदायिनी गैस है। यानी ऑल ओवर कहा जाए तो चाहे वो जीव कहाँ कहीं भी रहता हो, चाहे वो पेड़ पर रहता हो, चाहे हवा में रहता हो, चाहे पृथ्वी पर रहता हो या जल में रहता हो, हर जगह उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। तो अब जल में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक कारण है, क्या है कि जल में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जल में ऑक्सीजन की कमी होने का वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जल में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सभी देखते हैं कि हम लोग आज के डेट में अधिक से अधिक क्या है, कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक जो है कीटनाशक रसायनों का प्रयोग होता है। अधिक से अधिक खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरक जो जानते हैं आप लोग, केमिकल जो रसायन है, रसायन पदार्थों का प्रयोग हम लोग अपने खेतों में करते हैं। तो जब हम अपने खेतों में रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है या खेतों में हमारे उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम लोग, उर्वरक उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये समझते हैं ये जो उर्वरक है, यह उर्वरक हमारे खेतों में जो पानी रहता है उस पानी के साथ घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। और ये पानी में घुल करके धीरे धीरे बगल के रास्ते, यानी धीरे धीरे यह तालाबों में पहुंच जाता है, तालाबों में पहुंच जाता है, तालाबों से होते हुए नदियों में चला जाता है, और नदियों से होते हुए फिर यह बड़े बड़े जलाशयों जैसे समुद्र में चला जाता है या और बड़े बड़े तालाबों झीलों में चला जाता है। तो जब ये बड़े जलाशयों में जाता है, यह पानी जब बड़े जलाशयों में जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है, इसको ध्यान से समझिए। एक एक चीज बारीकी से आज के क्लास में मैं विज्ञान के बारे में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये समुद्र के, जब मैंने कहा कि जो उर्वरक हम लोग खेतों में प्रयोग होते हैं, उसमें जो खेतों में हमारे पानी रहता है उस पानी में उर्वरक घुल जाता है। और घुलने के बाद तो इस उर्वरक जो घुलता है पानी में, इसमें कौन कौन सा तत्व जो महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा करना है, दो तत्व है। एक नाइट्रोजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक, तो नाइट्रोजनी उर्वरक जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होता है। उसी तरह से फास्फेटी उर्वरक, तो फास्फोरस की मात्रा अधिक होता है, फास्फोरस। तो ये दोनों तत्व, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों तत्व क्या होते हैं, ये पानी के रास्ते घुल करके तालाबों में, नदियों में, इस तरह से करते करते बड़े जलाशयों में ये चले जाते हैं। तो ये समझिए कि आपका बड़ा जलाशय है और एक बड़े जलाशयों में यह आ गया कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो आ जाता है तो
नाइट्रोजन और फास्फोरस जब बड़े जलाशयों में चला आता है तो होता क्या है। देखिए, जैसे ही ये नाइट्रोजन और फास्फोरस बड़े जलाशय में आएगा तो इसमें जो शैवाल होता है, ध्यान से देखिए, इसमें जो शैवाल होता है वो शैवाल ये दोनों तत्वों को पा करके बहुत तेजी से वृद्धि करता है। तो ये शैवाल जो है, जैसे ही इसको नाइट्रोजन मिल गया, जैसे ही इसको फास्फोरस मिल गया, तो तुरंत ये शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं और समुद्र में चारों तरफ या जलाशय में पूरा चारों तरफ जो है शैवाल, ये शैवाल आपको भर जाते हैं। और जब ये शैवाल भर जाते हैं तो क्या होता है, एक तो है कि यह अधिक से अधिक खुद अपने ऑक्सीजन की मात्रा को लेते हैं जलाशयों से। दूसरी, जब ये कुछ दिनों के बाद मरते हैं, मुख्य बात इसी को समझना है, जब ये शैवाल मरते हैं तो इनके मरने के फलस्वरूप ये सड़ना शुरू करते हैं, सड़ने लगते हैं। और जब सड़ने लगेंगे तो इसको सड़ाने के लिए कौन चाहिए, सड़ाने के लिए आता है बैक्टीरिया, जीवाणु। यानी इसको ये कैसे सड़ेगा, तो यह शैवाल जो है सड़ेगा वह जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा सड़ेगा। और जब बैक्टीरिया, बहुत सारे अब शैवाल है तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जब आकर के इस शैवाल को सड़ाना शुरू करता है तो उस स्थिति में जो इस जलाशय में ऑक्सीजन है O2, उस ऑक्सीजन का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। कौन, ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया जो है इस जलाशय में जो शैवाल को सड़ा रहा है वह अधिक से अधिक मात्रा में ये जो जलाशय में, जो समुद्र में ऑक्सीजन है उसको यह ग्रहण करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे और शैवाल को सड़ाएंगे। कौन, बैक्टीरिया। अब होता क्या है कि इस जलाशय में धीरे 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 करके ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा कम हो जाती है, O2 की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे जैसे O2 की मात्रा कम होगी, इसमें रहने वाले जलीय जीवों में बेचैनी छा जाएगी। देखिए, आप लोग समझते हैं, कभी कभी नदी नालों के किनारे आप जाइएगा तो देखिएगा कभी कभी कि खूब मछलियां जो है तड़प रही है, खुद उसी में कूद रही है, इधर से उधर देख रहे हैं, ऊपर नीचे आ रही है, जा रही है, खूब उछल कूद कर रही है। तो हम लोग, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मछलियां खेल रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि ये भी हो कि अपना जल क्रीड़ा वो खेल भी रही हो, लेकिन इसमें एक कारण है कि जब इस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जलाशय में तो मछलियां या और भी जीव जो है वो क्या करते हैं, उनकी बेचैनी छा जाती है, वो तड़पने लगते हैं और इस तरह से जो है बहुत लाखों लाख जलीय जीव, लाखों लाख करोड़ों मछलियां मर करके इस तरह से ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका आज वैज्ञानिक, स्पष्ट वैज्ञानिक कारण बताया कि यह जलीय जीवों के लिए कितना खतरनाक है, ये समझ लीजिए। इसलिए हम लोग इसको समझें कि जल में भी, जल में रहने वाले जीव जो हैं, पृथ्वी पर जो जीव हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, ये सभी जीव मिलाकर इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे नेचर का संतुलन बनाकर रखते हैं। अगर इसमें कोई भी संतुलन बिगड़ेगा तो जीव जगत पर बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए आज के मैंने वैज्ञानिक कारण बताया कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे दिनों पर दिन कम होती जा रही है। ये ध्यान दीजिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह बहुत खतरनाक होगा। दिनों दिन जो है यह मात्रा जो है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और बहुत सारे जलीय जीवों की क्या करता था, उसके अपने अस्तित्व को बचाने का भी संकट आ गया है, उनके अस्तित्व बचना मुश्किल हो गया। जैसे देख रहे हैं कछुआ, आप लोग बहुत कम केस में आप लोग कछुआ मिलेगा, कछुए की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। और भी बहुत सारे जीव है, जो मेढक है, इन सभी जीवों की भी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। उसके साथ साथ जो उसके अगल बगल रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनकी भी संख्या जो है कम हो रही है। तो उसका तो रीजन दूसरा है, लेकिन इसमें जल में रहने वाले जलीय जीव जो समाप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए, आज के क्लास में आप लोगों को बहुत बढ़िया वैज्ञानिक कारण मैंने बताया
कि कैसे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो रही है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करें, कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करें, तो हम लोग अपने खेत को, मेड़ों को, थोड़ा सा अपने खेत के मेड़ों को अच्छी तरह से चारों तरफ से बांध दें, ताकि जिस रसायन का हम प्रयोग करें तो हमारे खेतों में ही रहे या मिट्टी में मिल जाए, पानी के साथ बह करके जलाशयों तक वो न जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई अ, अधिक जहरीले कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग कर देते हैं और वह कीटनाशक तुरंत नदी नालों के द्वारा जलाशयों में चला जाता है, और वहां जाने के बाद वहां के मछलियां और भी जलीय जीव बहुत सारे मर जाते हैं। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे इस सृष्टि को बचाया जा सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आप लोग को क्लास में मैंने बता दिया, और ये एक प्रश्न बहुत कम लोग आप लोग सुनने को मिला होगा या कहीं पढ़ने को मिला होगा। तो आज का मैंने वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने बताया। फिर आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह का एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।